हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का 1000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 18 है। इससे पहले मैंने 17 पार्ट इसके डाल चुकी हूँ। और मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ आर्टिकल बताती हूँ। अभी तक मैंने 213 आर्टिकल तक बता दिए। हर दिन 5 से 10 आर्टिकल मैं बताती हूँ, ताकि आपको ऐसे ही करते धीरे धीरे सारे आर्टिकल्स याद हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा उच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल होने वाला है। तो उच्च न्यायालय का जो आर्टिकल स्टार्ट होता है वो 214 से स्टार्ट होता है। तो आर्टिकल 214 क्या बताता है? आर्टिकल 214 बताता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, मतलब राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 215 क्या बताता है? आर्टिकल 215 बताता है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, 215 बताता है अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 216 बताता है उच्च न्यायालयों का गठन, उच्च न्यायालयों का गठन बताता है। आर्टिकल 217 बताता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पदों की शर्तें। आर्टिकल 218 बताता है उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय में लागू होना। ठीक है। आर्टिकल 219 बताता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। ठीक है। आर्टिकल 220 बताता है स्थानीय न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। आर्टिकल 221 बताता है न्यायाधीशों के वेतन। आर्टिकल ट्रिपल टू यानी 222 बताता है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का अंतरण। आर्टिकल 223 बताता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 224 बताता है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो फ्रेंड्स, आज मैं 224 आर्टिकल तक आपको बताऊं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की आर्टिकल बताऊंगी। फ्रेंड्स, आपको किसी वजह से मेरा चैनल हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड में शेयर करो। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल थ्योरी की काफ़ी बेहतरीन क्लास मिलेगी। मैंने लगभग पॉलिटिकल थ्योरी की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसे मैंने सारा कवर किया। और सिर्फ मैंने फैक्ट्स ही नहीं बताया, उससे उसकी जब मैं फैक्ट्स बताए उसके अगले वीडियो में मेरी उससे उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी है। तो आपका वो पार्ट ना पॉलिटिकल थ्योरी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। आप एक बार प्लीज़, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है मेरे चैनल पे, आप पॉलिटिकल थ्योरी वाले प्लेलिस्ट पे जाओ और उसको जब जब टाइम मिले आप देख लो, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और मेरे चैनल पे आपको हिस्ट्री की भी क्विक रिवीजन मिलेगी, जो मैं यूथ एग्ज़ाम पार्टनर से करवा रही हूँ। और जब मैं उससे फैक्ट बता देती हूँ, उससे फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी मैं करा रही हूँ। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी देना चाह रहे हो तो उसके लिए दो जो पेपर होता है, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, अगर आपका है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये चैनल है। आप प्लीज़ इसको देखो। अगर आप DSSS भी देना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस से या हिस्ट्री से, तो उसके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल ये मेरे चैनल पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। और मैं अपने चैनल पे यूजीसी नेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कराती हूँ। तो आज का क्वेश्चन है, आज जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ मैंने वन ये दो दो 2020 का यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। और ये उस समय दो दो कंबाइंड होता था, 2020 और 2021 का एक साथ कंबाइंड एग्जाम हुआ था, क्योंकि कोविड के कारण एग्जाम नहीं हो पा रहे थे। तो दो सेशन को एक में मिला के एग्जाम ले रहा था। तो इसका 50 क्वेश्चन तक मैंने पिछले वीडियो में, मेरा 17 पार्ट है उसमें 50 क्वेश्चन मैंने कराया था। आज मैं 51 क्वेश्चन से करा रही हूँ। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है यूएन चार्टर से संबंधित हर एग्जाम में किसी में आर्टिकल पूछ देता है, किसी में इसके पार्ट्स पूछ देते हैं, कौन सा पार्ट किससे संबंधित है, कुछ आर्टिकल। तो यूएन चार्टर मत देखो, यूएन चार्टर का मतलब जैसे यूएन का संविधान जो हुआ ना, उसी को वहां पे चार्टर बोलते हैं। ठीक है। तो यूएन चार्टर की शांति संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता दी गई है? ठीक है। तो ऑप्शन एक है विवादों के शांतिपूर्ण निपटाने के अध्याय 7 में शांतिपूर्ण बहाली की प्रक्रिया दी गई है। ऑप्शन बी बोलता है अध्याय 8 शांति बहाली गतिविधियों से संबंधित है। आर्टिकल सॉरी ऑप्शन सी बोल रहा है भाग 7 विवादों के बलपूर्वक निपटाने के लिए शांति प्रवर्तन है। और अध्याय 9 है राज्य के आर्थिक सहयोग से संबंधित है। तो यह क्या पूछ रहा है यूएन चार्ट में? शांति सुरक्षा से संबंधित कौन सा है? तो शांति सुरक्षा से संबंधित आपका ए और सी है, यानी जो 6 अध्याय है और 7th अध्याय, ये है आपका इससे संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन अब देखो, अध्याय 8 क्या बताता है? देखो, 6 और 7 तो हो गया, 6
और 7 हो गया आपका शांतिपूर्ण संरक्षण। और 8 बताता प्रादेशिक प्रबंधों के बारे में। और अध्याय 9 बताता अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग के बारे में। आप 6 और 7 लिख रहे हो, उसी की जगह 8 और 9 भी लिख लो। और देखो 6 में कहाँ कहाँ आर्टिकल, देखो अध्याय 6 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 33 से 38 तक है। और अध्याय 7 में 39 to 51 है। तो अगर कभी आर्टिकल से रिलेटेड पूछ दे कि शांति संरक्षण के लिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 33 से लेके 51 तक इससे संबंधित आर्टिकल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वैश्विक प्रणाली सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। वैश्विक प्रणाली, ठीक है, तो यह मार्क्स के धन संचयन के विचारों से प्रभावित है। ऑप्शन बी, यह संचय के आधार पर विश्व केंद्र परिधि और अर्ध परिधि के बीच बांटा है। ऑप्शन सी है इसमें खिलाड़ी रणनीति नियम परिणाम जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं शामिल है। यह राज्य के मध्य संघर्ष प्रतिस्पर्धा और सहयोग की स्थिति विश्लेषण करती है। तो ऑप्शन ए बी सही होगा। देखो ये जो है ये आपका खेल सिद्धांत से संबंधित है, खिलाड़ी रणनीति नियम, ठीक है। और राज्यों के मध्य संघर्ष प्रतिस्पर्धा सहयोग ये भी नहीं, ये दोनों जो बेस्ट प्रणाली से ए और बी मार्क्स के धन संचयन और केंद्र परिधि और अर्ध परिधि ये आपका विश्व प्रणाली से संबंधित है। अगला है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शासन सिद्धांत रिजिम थ्योरी के संबंध में कौन सा सही है। रिजिम थ्योरी के संबंध में कौन सा सही है, तो यह ऑप्शन ए है, यह अराजक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में नियम शामिल व्यवहार की विद्यमानता के लिए प्रयास है। ऑप्शन बी है, वे सामूहिक सुरक्षा प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए है। ऑप्शन सी है, प्रमुख शक्तियां इस प्रणाली के मध्य से द्वंद्व का समाधान करती है। ऑप्शन डी है, यह सिद्धांत मानकों नियमों और निर्णयों लेने की प्रक्रिया द्वारा परिभाषित होती है। तो इसका ऑप्शन ए और डी सही है। ए बताता है यह अराजक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के नियम शामिल व्यवहार का विद्यमानता के लिए प्रयास है। और डी बताता उन्हें सिद्धांतों मानकों और नियमों, देखो सामूहिक सुरक्षा और शक्ति मध्य द्वंद्व ये दोनों हट जाएगा, बाकी ए और डी आंसर हो जाएगा। देखो बड़े क्वेश्चन लगते टफ है, लेकिन अगर आप ढंग से पढ़ो, अगर आप थोड़ा भी इसके बारे में जानो, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को। अगला है भारत की विदेश नीति के नियम में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो ये कुछ दिया कि देखो भारत ने वर्ष 2015 में बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, किया था। भारत ने 2017 में मंटोला बंदरगाह पर निर्माण की सहमति, ये नहीं है। फिर ऑप्शन सी सही है। देखो भारत ने 2011 में अफगानिस्तान के साथ राजनीतिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ए और सी इज द राइट आंसर। और ये जो भारत और बांग्लादेश का जो सीमा विवाद हुआ था, जो समझौता हुआ था, वो ये संशोधन 100वां संशोधन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है 100वां संशोधन किससे रिलेटेड है, तो भारत और बांग्लादेश के सीमा विवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं है पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है। तो देखो हमें अब देखो कैसे हम एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहला देखो वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के धारा 280 में दिए, धारा बोलो या अनुच्छेद बोलो, तो सही बात है, ये तो सही है। और हमारा क्या पूछ रहा है, क्या सही नहीं है। ठीक है, तो ए जिसमें होगा उसको हम हटा देंगे। ठीक है, इसमें भी ये है और इसमें भी ये है, तो ये तो गलत हो गया। अब हमारा ये दोनों में, ठीक है। अब देखो आगे है वित्त आयोग अध्यक्ष और दो सदस्य का बना होता है। चलो फिर देखो वित्त आयोग अपनी सिफारिश संसद में लोकसभा में प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये तो है ना वित्त आयोग। अब ये देखो आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की योग्यता को निश्चित करने के लिए संसद प्राधिकृत है। तो देखो इसका ऑप्शन बी और सी सही होगा, सी और डी नहीं। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, रुक जाओ। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था में पता है, क्योंकि आर्टिकल 280 में दिया गया है। ये वित्त आयोग में एक अध्यक्ष, ठीक है,
तो ये क्या पूछ रहा है, क्या सही नहीं है, तो बी और सी सही नहीं है। ठीक है, ये भी सही है क्योंकि संसद को प्राधिकृत है और ये हमें पता ही है, तो ये नहीं है। वित्त आयोग अपनी सिफारिश संसद में लोकसभा को प्रस्तुत करता है, ऐसे नहीं। देखो, वित्त आयोग एक अध्यक्ष और 4, ये आप लिख लो, 4 सदस्य होते हैं, इस जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आयोग अपनी सिफारिश राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपता है। केंद्र से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्यों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी योग्यता के को निर्धारित करने की शक्ति संसद को दी गई है। अतः वित्त आयोग के संबंध में बी और सी सही नहीं है। तो देखो ये सही है क्योंकि इसकी योग्यता कौन है, संसद करता, और ये 280 में ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, अगला है भारत की विदेश नीति में इंदिरा सिद्धांत किससे संबंधित है। ठीक है, इंदिरा सिद्धांत, तो इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक शांति बनाना है। ऑप्शन बी है, यह पड़ोसी देशों के साथ सहयोग विकसित करने की नीति है। इसमें भारत की सुरक्षा दक्षिण एशिया के समकक्ष प्रदर्शित की गई है। ऑप्शन डी है, दक्षिण एशिया के क्षेत्र में किसी भी हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा में खतरा समझा जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सी और डी इज राइट आंसर। तो सी क्या बताता है, सी बता रहा है आपको, इसमें भारत की सुरक्षा और दक्षिण एशिया के समकक्ष प्रदर्शित है, और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में किसी भी हस्तक्षेप में भारत सुरक्षा में खतरा समझा जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके, लोकसभा में के एकमेव अधिकार, लोकसभा का एकमेव अधिकार क्या है, तो धन विधेयक प्रस्तुत करने का एकमेव अधिकार है और मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का एकमेव अधिकार है, मतलब उसी को ये अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 58, जो 58 बोलता है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय 24 अगस्त 2017 को के एस पुत्तुस्वामी बना भारत संघ मुकदमे का निर्णय दिया गया था। तो क्या निर्णय दिया गया था, तो निर्णय दिया गया था निजता के अधिकार को संविधान के आर्टिकल 221 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तात्विक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार है द्वारा दी गई आजादी के गारंटी के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त, ये दिया गया था। इसमें सिर्फ ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन चुनावी राजनीति में वाद विवाद के विषय है, चुनावी राजनीति में वाद विवाद के। तो देखो, इसमें वाद विवाद का जो है ए, बी और डी है, सी नहीं है। सी क्या बोलते, एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग, तो ये तो है ही नहीं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, एक राष्ट्र एक चुनाव और स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों को मानक, ये है चुनाव का विवाद। भारत में श्रमिक आंदोलन किससे दुष्प्रभावित होता है, तो श्रमिक आंदोलन किससे दुष्प्रभावित होता है, कम सदस्यता, कमजोर वित्त और अनेक संघों का होना, विभेदित संगठनात्मक संरचना की उपस्थिति जैसे श्रमिक के विभिन्न वर्ग, ये नहीं है, डी नहीं होगा। बाकी ए, बी और सी इज राइट आंसर। अगला है, मैकग्रेगर ने अपने प्रतिपुष्टित मूल पाठ द ह्यूमन साइंस ऑफ द इंटरप्राइजेस, अब ये हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन पूछा तो अगली बार जो 4 मैचिंग करने के लिए बुक दे देता तो उनमें इनके बुक का नाम दे दे। तो देखो, क्वेश्चन को इस तरीके से करो कि वो किसी तरीके से भी पूछे, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन तो नहीं फिर से देगा, तो इसको मॉडिफाई करके दे देगा, इनके बुक का नाम आपसे पूछ लेगा। तो देखो, मैकग्रेगर ने की मूल पाठ द ह्यूमन साइंस ऑफ इंटरप्राइजेस में अपने प्रसिद्ध सैद्धांतिक मान्यता प्रदान की है। निम्नलिखित में कौन सा सही मान्यता है, तो इसका सही मान्यता आपका है, आम मानव जिनकी अपेक्षाकृत कम महत्वाकांक्षा है, निर्देशित होना पसंद करता है और उत्तरदायित्व से दूर रहना चाहता है, सुरक्षा मुख्य चिंता रहती है, ये है। बी है, आम मानव समुचित स्थिति में दायित्व न केवल स्वीकार करता है बल्कि उसको प्राप्त करना भी सीखता है। सी है, आम मानव का कार्य करने के प्रति न केवल स्वाभाविक विरोध रहता है, यदि वह उस कार्य से दूर रहने में सामर्थ्य हो तो दूर भी रहना चाहेगा। तो ए, बी, सी राइट आंसर है।
तो डी नहीं है, तो डी क्या बोल रहा, उत्कृष्ट प्रबंध का सही विज्ञान, ये नहीं है, बाकी सब है। अगला है क्वेश्चन आपका, हाँ, निष्पादन बजट यह दर्शाता है कि कोई सरकारी इकाई अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस सुगमता से प्राप्त करते हैं। तो निष्पादन बजट का केंद्रीय बिंदु क्या क्या है, तो निष्पादन बजट का केंद्रीय बिंदु क्या क्या है, तो इसका केंद्रीय बिंदु आपका देखो, अब ये निष्पादन बजट लिख के आप ये चारों बिंदु से में सम्मिलित है, आप एक बार पढ़ लो, मैं सुना बोल देती हूँ। देखो, निष्पादन स्तर की स्थापना तथा सूचना संग्रहण की आवश्यकता होती है। जो कार्य किया जाता है उसकी मात्रा का मापन होता है। उस कार्य की गुणवत्ता तथा उसके परिणाम का मापन होता है। इसका इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि किसी विभाग को भविष्य में कितना पैसा प्राप्त होगा। ये सारा आपका निष्पादन बजट में सम्मिलित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 63 क्वेश्चन। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता, देखो, कार्य निष्पादन बजट की अवधारणा का आरंभ कब हुआ था, 1950 में अमेरिका में हुआ था। अब ये निष्पादन बजट कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो अमेरिका से प्रारंभ हुआ। भारत में 1955 के आसपास कार्य निष्पादन बजट के मान्यता प्राप्त हुई। भारत 1964 में अमेरिका में विशेषज्ञ फ्रैंक क्राउन को भारत में कार्य निष्पादन बजट लागू करने के संबंध में सिफारिश के लिए आमंत्रित किया गया था। 1968 प्रशासनिक सुधार ने केंद्र और राज्य दोनों में कार्य निष्पादन बजट तैयार करने का सुझाव दिया। कार्य निष्पादन बजट के निम्नलिखित केंद्र बिंदु, यही जो केंद्र बिंदु बताया गया, देखो इसमें क्या निष्पादन जो चारों मैंने किया वही है, ठीक है, जो ऑप्शन में दिया था। अब देखो, इसे रिलेटेड पूछ सकता है, ये निष्पादन बजट कहाँ से स्टार्ट हुआ, भारत में कब इसको लाया गया, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। देखो, निम्नलिखित में कौन सी मेरी पार्कर फॉलेट के उन्नत विचार हैं, तो उनके उन्नत विचार हैं आपके संरचनात्मक द्वंद्व और एकीकरण, इंटीग्रेशन, बी एंड डी, तो ये डी ऑप्शन सही है। देखो, अब ये देखो, मेरे पास 3 प्रकार के सुझाव बताए थे, कौन सा, रचनात्मक द्वंद्व, समझौता और एकीकरण, ये 3 आप लिख लो। 3, इसमें 2 ऑप्शन दिया, हो सकता है तीसरी बार दे, तीसरा भी दे दे, तो 3 दे दे और एक अलग दे दे। अगला है, निम्नलिखित में कौन नव दक्षिणपंथी सिद्धांत, न्यू राइट आइडियोलॉजी को मानने वाली विचारधारा स्कूल है, तो ये मानने वाली विचारधारा स्कूल है ऑस्ट्रेलियन स्कूल और शिकागो स्कूल। अगला क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन क्या बोलता है, मजदूर वृद्धि और अवसंरचना विकास के कार्यक्रम थे, क्या कार्यक्रम थे, तो क्रैश स्कीम ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, सघन ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी, कृषि विज्ञान पद्धति में परिवर्तन। देखो, ये नहीं है, बाकी ये भी। तो देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या समझ में आया कि ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड लग रहा है और ये बिल्कुल अलग बात कर रहा है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको बिल्कुल नहीं पता हो तो आप इसी तरह का लॉजिक लगाइए। अगर तीनों एक दूसरे से रिलेटेड लग रहा है तो उसको सही कर दीजिए, और जो एकदम अलग लग रहा है उसको छांट दीजिए। जैसे डी हमें अलग लग रहा है, ठीक है, तो डी, और ये तीनों एक जैसा लग रहा है इसलिए हम इस पे जाएंगे, ठीक है। अगला है, ये मैच द फॉलोइंग है, बुक के नाम है और थिंकर है, फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं ये सब। देखो, सबसे पहले हमें सुजान मॉल ऑकिंस का, आई थिंक आपको पता होगा, उनकी बुक का नाम है आपका, देखो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, तो बी का सबसे पहले हम लगाएंगे, जस्टिस जेंडर द फैमिली, ये होगा बी का चौथा, तो बी का चौथा आपको एक से ही मिल जाएगा। और देखते हैं हम, अब तो हम सारा मैच कर देंगे। ए का कैथरीन मैकिनिन का क्या, टुवार्ड्स अ फेमिनिस्ट थ्योरी, टुवार्ड्स अ फेमिनिस्ट थ्योरी, सुजान, ये हो गया। एस फॉयरस्टोन का क्या है, द डायलैक्टिक ऑफ सेक्स। बेल हुक का क्या है, बेल हुक का आपको फेमिनिस्ट इज फॉर एवर एवरीबॉडी, फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबॉडी।
तो ये बुक प्लीज इस मतलब जो फेमिनिस्ट थ्योरी है उससे बुक ही ज्यादातर पूछता है। अब इसमें तो देखो, ये सब क्वेश्चन में जो आपको पता है सबसे पहले आप वीडियो को रोक लो, फिर आपको जो पता है सबसे पहले वो लगाओ, फिर देखो। अब इसमें आपको जो पता हो, देखो ब्यूरो टेरर पता है, कल्चरल रेवोल्यूशन पता है, ओलिगार्की ऑफ केब ये आई थिंक पता होगा, ओलिगार्की ऑफ केब और कल्चरल रेवोल्यूशन। देखो ओलिगार्की और केब प्लेटो दिए थे, तो डी का सेकंड, और कल्चरल रेवोल्यूशन आपका माओ जेडोंग दिए थे, तो बी में 3 होगा, बी में थ्री। चलो एक से ही हमें मिल गया, और ए का 4 हन्ना अरेंट, और ये फ्रेंच में। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, ये भी बुक है, तो फतवा जहांदारी किन की है, जियाउद्दीन वर्नी की है। ए का थ्री एक से ही पता चल जा रहा है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बाकी आप मैच कर लो। देखो फतवा जहांदारी हो गया आपका, जियाउद्दीन वर्नी। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट हो गया बी आर अम्बेडकर। इंडियाज इंडिपेंडेंट ये हो गया, सी का हो गया आपका फर्स्ट चार्ल्स बेटलेहम। और द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एम एन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्वेश्चन, ये भी बुक है और थिंकर है। तो देखो लॉर्ड ब्राइस का आपको पता होगा, मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो ए का थ्री देखो, ए का थ्री एक से ही करके हो जाएगा। ग्राहम ब्लास का क्या है, ग्राहम ब्लास का है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ग्रेवियल आमंड का तो मैंने इतनी बार आपको पढ़ा रखा, तो आपकी बुक अभी तक तो पता चली गई, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच। अगला है चार्ल्स मेरियम, जिनको व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक बोलते हैं, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, तो हम लेकिन मिला देंगे। देखो सॉल्ट 1 है आपका 17 2, सॉल्ट 2 है आपका 79, स्टार्ट 1 है 90s, और ये है INF है 1987। अगला है एक का है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेटिव एग्रीमेंट, एक का है 2020। फिर है इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर, तो बी का है आप 2005। ठीक है, हाई टेक्नोलॉजी कॉपरेशन ग्रुप, सी का है 2002। और नेचर स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप है आपका 2004। तो ये आप प्लीज़ नोट डाउन कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईआर में। ये वाला तो बहुत बार पूछा, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर, और ये तो नया है 2020 में हुआ था, बेसिक एक्सचेंज एंड द कॉपरेटिव कॉपरेशन एग्रीमेंट। अगला है आपका, अब ये तो देखो सरकार के स्वरूप, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से सरकार का स्वरूप। और तो इसमें आपको इंडिया का पता है, इंडिया का क्या मंत्रिमंडलीय सरकार है, तो मंत्रिमंडलीय सरकार क्या होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ए का सेकंड इससे ही हो जाएगा। बाकी भी आपको पता होगा, आदेशात्मक शक्तियों का वियोजन, संघात्मक शक्तियों का विभाजन, एकात्मक, चलो एकात्मक से ही आप पढ़ लेते, एकात्मक सरकार मतलब शक्तियों का केंद्रीकरण, संसदीय जैसे मंत्रिमंडल सरकार बोल सकते हैं या संसदीय सरकार बोल सकते हैं, जिसमें सामूहिक उत्तरदायित्व होती है। अगला है बुक है और थिंकर्स है, तो इसका ए का ये सारा मैच ही किया हुआ। ठीक है, रविंद्र रे का है द नेक्सलाइट एंड देयर आइडियोलॉजी, आशीष राय का है द स्प्रिंग थंडर्स एंड आफ्टर, कैरोल स्टेपी का है जेंडर डेवलपमेंट एंड द स्टेट इन इंडिया, संजय कुमार का इंडियन यूथ एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, सारा मैच ही है।
74 क्वेश्चन है। देखो, डिसीजन मेकिंग, इकोलॉजिकल अप्रोच, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका हो जाएगा, देखो सबसे पहला डिसीजन मेकिंग कौन है, तो हर्बर्ट साइमन, एक का 3। इकोलॉजिकल अप्रोच, तो इकोलॉजिकल फेडरिक। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मुर्नोबुक सम्मेलन जो हुआ था, कॉन्फ्रेंस, उससे ही न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। फिर है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटर, एडवर्ड विडनर। 75 क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन है। इंश्योरेंस, इसमें भी मैच करना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। देखो ये सब तो बार बार देखो, इसमें से सबसे आसान आपने जनरल नॉलेज भी पढ़ा होगा, 1934-35 का अधिनियम था जिसके तहत रिजर्व बैंक का, तो हमें बी का 4th पता है, तो एक से नहीं होगा। ऑप्शन इसका ए सही है, सॉरी ए सही है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड द डेवलपिंग अथॉरिटी, ये है आपका 1999। फिर रिजर्व बैंक तो पता है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, सी का है आप 2nd 2003। और प्रिवेंशन ऑफ कॉपरेशन, ये आपका 1988। तो ये अगर नहीं पता तो आप प्लीज़ लिख लो, बार बार इसको पढ़ना तो याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज मैं 25वें क्वेश्चन कराती हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का क्वेश्चन कराऊंगी। आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।